नमस्कार। खबरें अभी तक पर देख रहे हैं आप। खास खबर की तह तक, जिसमें आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हरियाणा से ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां हरियाणा बीजेपी संगठन को लेकर ये बड़ी खबर आपको बता रही हैं। दिल्ली में इसको लेकर मीटिंग हुई है। दिल्ली में देर रात हुई सरकार और बीजेपी संगठन की अहम बैठक। नई दिल्ली स्थित हरियाणा भवन में ये बैठक हुई। बैठक में सीएम मनोहर लाल और प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी मौजूद रहे। हरियाणा बीजेपी संगठन मंत्री फणींद्र नाथ शर्मा भी इसमें शामिल हुए। भारत विकसित संकल्प यात्रा में कई जिलों की यात्रा के फीडबैक पर भी चर्चा हुई। हरियाणा बीजेपी में संगठन महामंत्रियों और जिला अध्यक्षों को लेकर चर्चा हुई है। अहम बैठक बीजेपी में संगठन महामंत्रियों जिला अध्यक्षों को लेकर यह अहम बैठक हुई है। दिल्ली में यह अहम बैठक हुई, जिसमें बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी भी मौजूद रहे। भारत विकसित संकल्प यात्रा में कई जिलों की यात्रा को लेकर भी चर्चा हुई है। तो चलिए इस खबर पर विस्तार से जानकारी के लिए हमारे साथ स्टेट हेड जितेंद्र चौधरी लाइव जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल कल दिल्ली पहुंचे और दिल्ली में ये एक बड़ी बैठक बीजेपी संगठन को लेकर की गई है। क्या कुछ पूरी जानकारी विस्तार से इस बैठक के बारे में? देखिए, बिल्कुल दर्शकों की जानकारी के लिए हम ये जानकारी लगातार दर्शकों को देते रहते हैं कि मुख्यमंत्री के किस तरीके के कार्यक्रम रहने वाले हैं, और खबर की तह तक कार्यक्रम के माध्यम से भी ये जानकारी देने का हमारा प्रयास रहता है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल कल शाम दिल्ली में मौजूद थे और एक महत्वपूर्ण बैठक संगठन को लेकर के उनकी तरफ से की गई है, जिसमें भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी और संगठन मंत्री के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक जो है वो की गई है। फणींद्र नाथ शर्मा संगठन मंत्री हैं हरियाणा के, उनके साथ ये बैठक की गई थी। सूत्रों से जो जानकारी है उसके मुताबिक मौजूदा समय में संगठन के जो कामकाज चल रहे हैं, जहां उनको लेकर के रिव्यू किया गया है, तो वहीं नायब सैनी के जिम्मेदारी संभालने के बाद, क्योंकि हाल ही में उनकी नियुक्ति हुई है, उनकी जिम्मेदारी संभालने के बाद प्रदेश के संगठन में, जिलों के संगठन में कुछ तब्दीली देखने के लिए मिल सकती है, जिसे देखते हुए कई दौर की बैठक हो चुकी है मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ, और नायब सैनी खुद भी शीर्ष नेतृत्व के साथ मुलाकात करते हुए नजर आ रहे हैं। जो केंद्रीय नेता हैं उनके साथ मुलाकात करते हुए नजर आ रहे हैं, और ये तमाम जो मुलाकातें हैं ये दर्शा रही हैं हरियाणा के अंदर जो संगठन में जो भी फेरबदल किया जाना है नायब सैनी की जिम्मेदारी संभालने के बाद, कहीं ना कहीं उसी से जोड़ करके इसको देखा जा रहा है। कल भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इसी प्रकार से एक बैठक जो है हरियाणा भवन दिल्ली के अंदर की है, और इस बैठक में ये माना जा रहा है कि विकसित भारत संकल्प यात्रा से लेकर के मिशन 2024 और साथ ही साथ संगठन को लेकर के महत्वपूर्ण चर्चा की है कि आने वाले समय में संगठन में किस तरीके से तब्दीलियां करने की आवश्यकता है, जिसके मार्फत मिशन 2024 को मजबूती से आगे लेकर के चला जा सकता है। इन तमाम विषयों को लेकर के ये महत्वपूर्ण चर्चा मानी जा रही है, और अब आने वाले दिनों के अंदर अगर हम बात करें तो एक संगठन की जो लिस्ट है वो देखने के लिए मिल सकती है। दिसंबर और जनवरी का माह जो है वो इसके लिए काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि जो संगठन की लिस्ट है वो इस महीने या फिर मैक्सिमम अगर हम बात करें तो नए साल में नए जो संगठन की जो तब्दीलियां हैं भाजपा के अंदर वो देखने के लिए मिल सकती हैं, और उसी को लेकर के इन मुलाकातों का दौर भी देखने के लिए मिल रहा है। और मुख्यमंत्री की तरफ से भी ये बैठक महत्वपूर्ण मानी जा रही है, जो कि हरियाणा भवन दिल्ली के अंदर की गई है। आज करीब 11 बजे के बाद मुख्यमंत्री जो है वो चंडीगढ़ के लिए भी रवाना हो जाएंगे, और आज शाम भी दीपिका अगर हम बात करें तो क्योंकि शनिवार का दिन है और शनिवार शाम 5 बजे मुख्यमंत्री मनोहर लाल किसी एक वर्ग के साथ विशेष चर्चा करते हुए नजर आते हैं, और किसानों के साथ आज विशेष चर्चा मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से की जा रही है। चलिए जितेंद्र, आप बने रहिए हमारे साथ, और इसी खबर पर हम रुक करेंगे दिल्ली से हमारे संवाददाता राजा पटेल का। राजा, आपसे जानना चाहेंगे, बीजेपी संगठन को लेकर अहम बैठक दिल्ली में हो रही है, जहां पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी भी मौजूद रहे। क्या कुछ तस्वीरें इस बैठक को लेकर निकलकर सामने आ रही हैं? और बिल्कुल देखिए, मुख्यमंत्री मनोहर लाल दिल्ली दौरे पर है और कल देर रात ये बैठक हुई है, संगठन को लेकर ये बैठक हुई है। और जो जानकारी है खबरें अभी तक के पास, और अभी अब से कुछ देर पहले हमारी जो प्रदेश अध्यक्ष है नायब सैनी, उनसे स्कूल से बातचीत हुई है। देर रात तक ये बैठक चली है, करीबन 1 बजे तक ये बैठक चली है, और संगठन को लेकर बारीकी से यहाँ पर चर्चा की गई है। और जो जानकारी है
महामंत्री और जिला अध्यक्षों को लेकर, हर एक जिले को लेकर मुख्यमंत्री ने फीडबैक लिया है। और जिस तरीके से जो संकल्प यात्रा पूरे प्रदेश में चल रही है, जिले में, गांव में जा रही है, उसको लेकर भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने फीडबैक लिया है। तो संगठन के लिहाज से एक बड़ी बैठक दिल्ली में कल देर रात देखने को मिली है, क्योंकि मिशन 2024 को लेकर बीजेपी काम कर रही है और आगे किस तरीके से बीजेपी जो है प्रदेश में मूव करेगी, केंद्र की जो योजनाएं हैं बीजेपी किस तरीके से प्रदेश में लागू कराने जा रहे हैं, इन सभी पहलू को लेकर बातचीत हुई है। काफी बड़ी बैठक है हम कहेंगे, क्योंकि संगठन को लेकर इसमें प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी भी मौजूद थे और जो संगठन महामंत्री हैं वो भी इस बैठक में मौजूद थे। तो काफी बड़ी ये बैठक दिल्ली में देखने को मिली है। जिस तरीके से बात करें, हमारी अब से कुछ देर पहले नायब सिंह सैनी से बात हुई है, उन्होंने भी इस खबर पर मोहर लगाई है कि रात को मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ उनकी बैठक हुई है और बैठक में जो संकल्प यात्रा पूरे प्रदेश में चल रही है और गांव में जा रही है, उनको लेकर बारीकी से चर्चा हुई है। संगठन को लेकर बारीकी से मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ चर्चा हुई है और जिस तरीके से विधानसभा सेशन चल रहा है, विधानसभा सेशन में जो विपक्ष लगातार तमाम जो मुद्दे आगे भी उठाता रहेगा, क्योंकि अभी 2 दिन का समय बचा है, उसको लेकर भी यहाँ पर बातचीत होती हुई नजर आई है। तो काफी बड़ी ये बैठक दिल्ली में कल देर रात देखने को मिली थी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल दिल्ली में मौजूद है और अब से कुछ देर बाद वो चंडीगढ़ के लिए रवाना होंगे। जी बिल्कुल राजा, जिस तरीके से आपने बताया कि मिशन 2024 को लेकर बीजेपी लगातार काम कर रही है, लगातार रणनीति बना रही है और जो बैठकों का दौर है वो भी लगातार जारी है। इसी के साथ ही जानना चाहेंगे, कल ये जो बैठक हुई है, जो अहम बैठक मानी जा रही है, वो 2024 को देखते हुए राजनीतिक तौर पर देखा जाए तो कितनी महत्वपूर्ण मानी जा रही है? और बिल्कुल देखिए, काफी महत्वपूर्ण ये बैठक है और जिस तरीके से बैठक की बात करें, इससे पहले भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल दिल्ली दौरे पर आए थे और संगठन को लेकर उन्होंने देर रात बैठक की थी। तो ये दूसरी बैठक है और काफी बड़ी बैठक है। जिस तरीके से मिशन 2024 की यहाँ पर बात हो रही है, बीजेपी लगातार प्रदेश में काम कर रही है। जिस तरीके से लगातार जो नायब सैनी है प्रदेश अध्यक्ष, नए प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, ऐसे में उनको पूरी टीम तैयार करनी है। जिला अध्यक्षों की बात करें, महामंत्रियों की बात करें और जिस तरीके से ब्लॉक लेवल पर बीजेपी के तमाम जो संगठन है उसको मजबूत करना है। तो काफी बड़े बदलाव आगे आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं। ये जानकारी सूत्रों के अनुसार है, क्योंकि नायब सिंह सैनी नए प्रदेश अध्यक्ष है, ऐसे में वो अपनी टीम तैयार कर रहे हैं। अब किस तरीके से उनकी टीम होगी, इसको लेकर ही कहीं ना कहीं जो कल बैठक हुई है उसमें बातचीत हुई है कि किस तरीके से किस कार्यकर्ताओं को अपनी टीम में वो रखेंगे, ये बैठक में चर्चा हुआ है। तो काफी बड़ी बैठक कल दिल्ली में देखने को मिली है, क्योंकि अगले साल लोकसभा का चुनाव है। ऐसे में केंद्र की तरफ से जो योजनाएं हैं वो प्रदेश में किस तरीके से लागू की जाए, किस तरीके से प्रदेश के जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो लोगों के बीच लेकर जाएंगे। जो संकल्प यात्रा चल रही है उसको लेकर भी जो जानकारी है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जिले वाइज बारीकी से फीडबैक लिया है कि कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, लोगों तक जो संकल्प यात्रा पहुंच रही है, कितना इसको फायदा बीजेपी को देखने को मिल रहा है, क्या क्या जो सुविधाएं हैं वो लोगों को इस संकल्प यात्रा के जरिए बीजेपी देती हुई नजर आ रही है। इन सभी पहलुओं को लेकर बातचीत। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजा आपका तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। और इसी बैठक को लेकर आखिर क्या कुछ कहा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी ने, वो भी आपको सुनाते हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी भी पूरा फीडबैक ले रहे हैं, रात भी उन्होंने पूरा फीडबैक लिया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी स्वयं उससे बात करते हैं और ये सोच है इस सरकार की, मैंने देखा है सरकार की सोच है कि जो पात्र व्यक्ति है वो छूटना नहीं चाहिए, उस तक सरकार पहुंच रही है। नहीं, मैंने देखा है 2014 से पहले गरीब व्यक्ति वोट दे देता था, सरकार को ढूंढता था, सरकार कहाँ है, सरकार नज़र नहीं आती थी और वो हताश हो जाता था, निराश हो जाता था। परंतु ये पहली ऐसी सरकार है नरेंद्र मोदी और मनोहर लाल जी की जो गरीब व्यक्ति को समाज की मुख्य धारा में जोड़ने का काम कर रही है। उसका वोट लेकर के उस तक सरकार उसको ढूंढ करके कि वो छूटे नहीं, उस तक सरकार की योजना पहुंचनी चाहिए, उसको लेकर के नरेंद्र मोदी जी और मनोहर लाल जी काम कर रहे हैं। और उसका लाभ भी नीचे जो पंचायत स्तर के ऊपर जो मोदी की गारंटी लोग बोल रहे हैं, लोग एक बात बोल रहे हैं कि मोदी की गारंटी की वैन है और जो लोगों को ढूंढ करके उन तक योजना पहुंचाने का काम कर रही है। तो वही सीएम मनोहर लाल आज किसानों से विशेष चर्चा करने वाले हैं। शाम 5 बजे किसानों से सीएम मनोहर लाल करेंगे संवाद, ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संवाद करेंगे सीएम मनोहर लाल। आपको बता दें कि सीएम मनोहर लाल हमेशा से किसानों के साथ विशेष चर्चा करते रहे और आज शाम 5 बजे ये विशेष चर्चा होने वाली है। और इसी खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे स्टेट हेड जितेंद्र चौधरी लाइव जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, आज सीएम मनोहर लाल का विशेष चर्चा कार्यक्रम होने वाला है जिसमें किसानों से वो संवाद करने वाले हैं, क्या कुछ विशेष रहने वाला है इस संवाद कार्यक्रम में?
देखिए बिल्कुल यहाँ पर दर्शकों की जानकारी के लिए हम बताना चाहेंगे कि विशेष चर्चा का कार्यक्रम हर शनिवार को मुख्यमंत्री मनोहर लाल अमूमन करते हुए नजर आते हैं। कभी कभी ऐसा हुआ है कि ये कार्यक्रम जो है पोस्टपोन होते हुए नजर आया है, लेकिन अलग अलग वर्गों के साथ मुख्यमंत्री की तरफ से ये विशेष चर्चा की जाती है। आज किसानों के साथ मुख्यमंत्री मनोहर लाल विशेष चर्चा करने जा रहे हैं। किसानों के लिए सरकार की तरफ से जो योजनाएं चलाई जा रही है, किसानों को लेकर के जो सरकार की तरफ से लगातार दावा किया जाता है कि रिकॉर्ड तोड़ जो मुआवजा है मौजूदा सरकार की तरफ से दिया गया है, किसान हितैषी सरकार के तौर पर कई जो योजनाएं हैं वो किसानों के लिए चलाई गई हैं। तो आज की ये जो चर्चा है खासतौर से किसानों के लिए रखी गई है और विशेष तौर पर अगर हम बात करें, मुख्यमंत्री 5 बजे ये विशेष चर्चा किसानों के साथ करेंगे, जिसमें किसानों की तमाम योजनाओं को लेकर के फीडबैक जहां लिया जाएगा, तो वहीं कुछ किसान अब अगर अपनी कोई समस्या या सुझाव देते हुए नजर आएंगे तो उसका समाधान भी मुख्यमंत्री की तरफ से किया जाता है और उसका असर भी देखने के लिए मिलता है। और इसी ध्येय के साथ इस विशेष चर्चा की शुरुआत मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से की गई थी, जो हर शनिवार शाम 5 बजे एक वर्ग को ध्यान में रखते हुए की जाती है। और आज किसान वर्ग, क्योंकि हरियाणा के लिए किसान वर्ग एक बहुत बड़ा वर्ग है, खेती जो है उस पर बहुत बड़ी जो आबादी है वो निर्भर है और हरियाणा को कृषि प्रधान प्रदेश के तौर पर भी जाना जाता है। तो ऐसी स्थिति में किसानों के साथ आज जो चर्चा हो रही है, जो योजनाएं चलाई गई हैं, जहां उनका फीडबैक लेने का काम किया जाएगा, तो वहीं किस तरीके से जो बेहतर और ज़्यादा किसानी को बनाया जा सकता है, फसलों के डाइवर्सिफिकेशन को लेकर के लगातार जो सरकार है वो जोर दे रही है कि जो परंपरागत खेती है उसे छोड़ करके लोग विविधीकरण की तरफ अगर किसान आता है तो उसकी आय के अंदर किस प्रकार से वृद्धि हो सकती है और जो मिट्टी है और जो पानी है उसकी बचत किस प्रकार से की जा सकती है, इन तमाम बातों पर भी सरकार का लगातार जो जोर है वो रहता है कि किसान इस ओर भी अगर ध्यान दे तो उसकी आय भी बढ़ सकती है और परंपरागत खेती से वो अलग हटता है तो उसे काफ़ी हद तक जो मुनाफा है वो भी मिल सकता है। इन तमाम विषयों को लेकर के आज की ये जो विशेष चर्चा है मुख्यमंत्री मनोहर लाल की रहने वाली है, जो कि शाम 5 बजे शुरू की जाएगी। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जितेंद्र, तमाम जानकारी को विस्तार से साझा करने के लिए। और अब आगे बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। होटल वाइल्ड फ्लावर हॉल को लेकर ओबरॉय ग्रुप बनाम हिमाचल सरकार मामले में सुनवाई हुई। इसमें ओबरॉय पक्ष की वकील की ओर से सुनवाई के एडजस्टमेंट की दरख्वास्त की गई थी। उच्च न्यायालय में न्यायमूर्ति सत्येन वैद की बेंच में सुनवाई हुई, जिसके बाद अब अगली सुनवाई 29 दिसंबर को होनी है। वहीं इस मामले में न्यायालय ने सरकार से अपना पक्ष रखने को कहा। इसके बाद HPDTC की ओर से वारंट ऑफ पोजीशन उच्च न्यायालय में दायर किया गया। HPDTC की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता ध्रुव मेहता ने वर्चुअल इस सुनवाई में हिस्सा लिया। ईस्ट इंडिया होटल्स कोर्ट ने पूछा था कि भी सरकार जो है इसको क्या करना चाहती है, इस प्रॉपर्टी के बारे में क्या रवैया है। तो वारंट ऑफ पोजेशन की एप्लीकेशन जो है HPDTC की तरफ से दायर की गई है, उसी में हमने कहा है कि हम इस प्रॉपर्टी को रिज्यूम करना चाहते हैं। बड़ा स्पष्ट इस एप्लीकेशन में कहा गया है। और ईस्ट इंडिया होटल्स प्राइवेट लिमिटेड जो है इनकी तरफ से भी एक एप्लीकेशन दायर करी गई है, कुछ डॉक्यूमेंट्स को रिकॉर्ड पे लाने के बारे में है। और दूसरा जो है एक डिमांड ड्राफ्ट उन्होंने कोर्ट में जमा करवाया एक एप्लीकेशन के जरिए। उसमें जो इक्विटी हमारा शेयर बनता था, जो MOU सरकार और इस ईस्ट इंडिया होटल के बीच हुआ था, तो उसको भी उन्होंने एक एप्लीकेशन दायर की है। और सभी मामले में रिव्यू पिटीशन में हमने जवाब दायर करा हुआ है। तो चलिए, इस खबर पर विस्तार से जानकारी के लिए हमारे साथ शिमला से ब्यूरो प्रदीप ठाकुर लाइव जुड़ चुके हैं। प्रदीप, होटल वाइल्ड फ्लावर हॉल लगातार ये मामला जो है वो गर्माता जा रहा है, जहां सुनवाई पहले भी हुई और अब 29 दिसंबर को एक बार फिर से इस मामले में सुनवाई होने वाली है। हर रोज अगर बातचीत की जाए तो नए नए तथ्य इस मामले में लेकर निकलकर सामने आ रही है। क्या कुछ कहेंगे, किस तरीके से इस खबर की विस्तार तक जाएंगे? बिल्कुल, देखिए, जो शिमला के ही छराबड़ा में होटल वाइल्ड फ्लावर हॉल है, उसको लेकर पहले से ही जिस तरह से राजनीति भी हमने गर्माती हुई देखी और ये मामला अब कोर्ट के विचाराधीन है। हालांकि इस मामले में अब सुनवाई आगे की चल रही है और जो कंपनी है, ईस्ट इंडिया कंपनी है, होटल है और ओबराय के नाम से भी जाना जाता है, तो इनकी तरफ से विचार याचिका भी हाईकोर्ट में पहले ही दायर की गई है। पिछले कल इसमें महत्वपूर्ण सुनवाई हुई है। हालांकि इसमें जो ईस्ट इंडिया कंपनी होटल है उसकी तरफ से एक याचिका दायर की गई और उसमें उन्होंने ये कहा कि इसको एडजस्टमेंट जो है अभी किया जाए और अगली डेट हमें दी जाए। तो उस पर हाईकोर्ट ने 29 दिसंबर की तारीख तय की है इस पर सुनवाई के लिए। लेकिन इसमें जो राज्य सरकार की तरफ से
वकील यहाँ पर पेश हुए हैं और इसमें जो सुप्रीम कोर्ट के भी वकील है ध्रुव मेहता वो वर्चुअल माध्यम से जुड़े और उनकी तरफ से उनसे पूछा गया हाई कोर्ट की तरफ से कि क्या आप इसको अब जो ये होटल है पूरा का पूरा इसको पोजीशन लेना चाहते हैं। तो उन्होंने जो राज्य सरकार की तरफ से वारंट ऑफ पोजीशन यानी राज्य सरकार की तरफ से कहा गया है कि हम इस होटल का अधिग्रहण करना चाहते हैं। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि ये होटल इस जो कंपनी है इसको ये होटल नहीं दिया जाएगा, सरकार अपने स्तर पर एचपीडीडीसी अपने स्तर पर इस होटल को चलाएगी। तो इसको लेकर यहाँ पर जो हिमाचल प्रदेश सरकार है एचपीडीडीसी जो पर्यटन विकास निगम है उसकी तरफ से वारंट ऑफ पोजीशन दायर किया गया है और उसमें कहा गया है कि हम होटल को अधिग्रहण करना चाहते हैं। और दूसरी तरफ अब देखना ये होगा कि 29 दिसंबर को जो दूसरा पक्ष है वो अपनी क्या बात कहता है, क्योंकि राज्य सरकार ने पहले भी आरोप लगाए हैं, मुख्यमंत्री ने भी कहा था कि हमारा जो हिमाचल प्रदेश का इसमें हिस्सा बनता है वो हमें नहीं मिल रहा है। जानकारी है कि पिछले कल हाईकोर्ट में इन्होंने इक्विटी के जो हिमाचल की इक्विटी में हिस्सा बनता है उसका एक डिमांड ड्राफ्ट जो है वो कोर्ट में दिया है, लेकिन अब राज्य सरकार ने अपनी तरफ से ये कह दिया है कि हम इस होटल का अधिग्रहण करना चाहते हैं। तो फिलहाल अब 29 दिसंबर तक के लिए सुनवाई चल गई है, 29 दिसंबर को सुनवाई होगी, उसमें देखना होगा दोनों पक्ष क्या क्या बात कहते हैं और उसके बाद हाईकोर्ट उसमें क्या निर्णय। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रदीप, तमाम जानकारी को विस्तार पूर्वक साझा करने के लिए। और अब अगली खबर उत्तराखंड से बता रहे हैं आपको। उत्तराखंड में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने का सरकार का फोकस। इन्वेस्टर समिट में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए एमओयू साइन हुए हैं। 18,000 करोड़ रुपए के एमओयू साइन हुए। प्रदेश के कई अस्पतालों को पीपीपी मोड में संचालित किया जाएगा। उत्तराखंड के स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए निजी क्षेत्र के सहयोग की जरूरत है। तो चलिए, इस खबर पर और अधिक विस्तार से जानकारी के लिए हमारे साथ उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो चीफ राव शिफात अली हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। राव शिफात, उत्तराखंड में स्वास्थ्य सुविधाओं को किस तरीके से बेहतर किया जाए, इसके लिए सरकार लगातार प्रयास करती हुई नजर आ रही है। तो वहीं बताया जा रहा है कि करीबन 18,000 करोड़ के एमओयू भी स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करने के लिए साइन हुए हैं। क्या कुछ पूरी जानकारी? देखिए दीपिका, जो उत्तराखंड की स्वास्थ्य सेवाएं हैं उन पर हमेशा से सवाल उठते रहे हैं। राज्य सरकार चाहे किसी की भी रही हो, यहाँ पर कांग्रेस की रही हो या बीजेपी की, लेकिन स्वास्थ्य सेवाओं को बहुत बेहतर नहीं कर पाई और बहुत गुंजाइश है यहाँ स्वास्थ्य सेवाओं को सुधारने की। और इसमें कोई दो राय नहीं कि धामी सरकार ने ये व्यवस्थाएं पहले से बहुत बेहतर की हैं। जो पर्वतीय क्षेत्र है वहाँ डॉक्टरों की कमी से लोग जूझते हैं और रेफर सेंटर, जो सीएससी सेंटर या अस्पताल है, उनको रेफर सेंटर के तौर पर जाना जाता है, यानी कि देहरादून को रेफर किया जाता है, हल्द्वानी रेफर किया जाता है, तो भी बहुत गुंजाइश है। लेकिन धामी सरकार ये प्रयास कर रही है कि ये जो सेवाएं हैं ये पहले से बेहतर हो और इसमें थोड़ा सा सुधार भी हुआ है। देखिए दीपिका, लेकिन अब क्योंकि एमओयू साइन हुए हैं, इन्वेस्टर समिट था और अलग अलग सेक्टरों के लिए उत्तराखंड में जो इन्वेस्टर्स हैं वो अपना रुझान दिखा रहे हैं। उसमें हेल्थ सेक्टर भी है, आईटी सेक्टर भी है, शिक्षा का क्षेत्र है, अलग अलग क्षेत्र है, टूरिज्म है। लेकिन हेल्थ सेक्टर इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि डॉक्टरों की कमी से उत्तराखंड हमेशा से जूझता रहा है। 18,000 करोड़ रुपए के जो एमओयू साइन हुए हैं वो सिर्फ हेल्थ सेक्टर के लिए हुए हैं, यानी जो पर्वतीय क्षेत्रों की, मैदानी क्षेत्रों की स्वास्थ्य सेवाएं वो बहुत बेहतर होंगी। और इसके लिए एक पीपीपी प्लान मोड होता है, यानी प्राइवेट सेक्टर को भी इसमें शामिल किया जाता है। तो बहुत सारे ऐसे बड़े अस्पताल हैं, हर्रावाला की अगर बात करें तो एक कैंसर का 300 बेड का अस्पताल है जिसको पीपीपी मोड में चलाया जाएगा। इसके साथ ही हरिद्वार का मेडिकल कॉलेज है, हल्द्वानी का है। तो अलग अलग क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए पीपीपी मोड पर ये योजनाएं चलाई जाएंगी। और अगर ऐसा होता है तो इसमें आने वाले वक्त में जो परेशानी लोगों को उठानी पड़ती है, वो चाहे रूरल के क्षेत्र हो, शहरी क्षेत्र हो, तो उनको बेहतर सुविधाएं उनके क्षेत्र में ही मिल सकती हैं। दूसरा ये भी दावा किया जाता है राज्य सरकार की ओर से, स्वास्थ्य विभाग की ओर से, कि तमाम जितने भी अस्पताल है वहाँ डॉक्टर हैं, लेकिन जब धरातल पर उन पर नजर डालते हैं, कोई मरीज वहां पहुंचता है, एक तो स्पेशलिटी जो डॉक्टर है, स्पेशल डॉक्टर है, वो वहां नहीं मिलते हैं, तो बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। दूरस्थ इलाकों से लंबे क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में उनको रेफर किया जाता है अस्पतालों में और इतना बजट उन लोगों का नहीं होता। बहुत सारे लोग हैं जो इलाज नहीं करा सकते, लेकिन सरकारी अस्पतालों में जब पहुंचते तो वहां भीड़ बहुत रहती है। प्राइवेट अस्पतालों में जाते हैं तो फिर वहां जेब पर भारी पड़ता है। तो बहुत सारी परेशानी है उत्तराखंड में। लेकिन अभी हाल फिलहाल करें तो डॉक्टर आर राजेश कुमार इन व्यवस्थाओं को सुधारने में जुटे हैं। एक बेहतरीन अधिकारी के तौर पर डॉक्टर आर राजेश कुमार को जाना जाता है और उम्मीद है जिस तरह के एमओयू साइन हुए, आने वाले वक्त में स्वास्थ्य सेवाएं उत्तराखंड में बहुत बेहतर होने वाली हैं। चलिए राव शिफात, आप हमारे साथ बने रहिए, अगली खबर पर भी आपका रुख करेंगे। और ये खबर देहरादून से आपको बता रही है।
देहरादून के सबसे पुरानी आड़त बाजार को शिफ्ट करने की कार्य योजना को अब अमल में लाया जा रहा है। देहरादून के सहारनपुर चौक से रेलवे स्टेशन के बीच बसे आड़त बाजार के स्थानीय व्यापारियों की सहमति के बाद मसूरी देहरा विकास प्राधिकरण ने इसके लिए तैयारी शुरू कर दी है। बता दें कि देहरादून का सबसे पुराना बाजार आड़त बाजार 100 साल से भी पुराना है। मसूरी देहरा विकास प्राधिकरण ने इसके लिए टेंडर जारी कर दिया है और इस कार्य से रेलवे स्टेशन से लेकर सहारनपुर चौक तक सड़क के चौड़ीकरण और सौंदर्यीकरण का कार्य किया जाएगा। एमडीडीए के वीसी वंशीधर तिवारी ने कहा कि आड़त बाजार को शिफ्ट करने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। शहर के मुख्य मार्ग और बीचों बीच होने के कारण आड़त बाजार को यहां से शिफ्ट करने की मांग चल रही थी। नए आड़त बाजार के लिए प्रस्तावित 109 बीघा जमीन हरिद्वार बाईपास पर स्थित है और इसके लिए स्थानीय व्यापारियों ने भी हामी भर दी है। एमडीडीए ने अब तय किया कि जो व्यापारी वहां पर शिफ्ट होना चाहेंगे वो आसानी से वहां पर शिफ्ट हो सकते हैं और जो इसके लिए कंसेप्शन लेना चाहते हैं, कंपनसेशन जो इसके लिए लेना चाहते हैं, उनको वह राशि प्रदान कर दी जाएगी। एक बार फिर से हमारे साथ ब्यूरो चीफ राव शिफात अली लाइव जुड़ चुके हैं। राव शिफात, देहरादून के 100 साल पुराने आड़त बाजार को शिफ्ट किया जा रहा है। जानना चाहेंगे वहां पर जो व्यवसायी बहुत पहले से व्यवसाय कर रहे हैं उनके ऊपर इसका क्या कुछ असर देखने को मिलेगा? हालांकि व्यवसायी ने खुद बाजार को शिफ्ट करने की अनुमति दे दी है। दीपिका, देखिए बहुत बड़ा असर तो नहीं पड़ेगा और ये फायदे वाली बात है। बहुत सारे ऐसे शहर के क्षेत्र हैं जहां बॉटल नेक के रोड बने हुए हैं। पहले कुछ रोड जो हैं वो चौड़े किए गए थे और बड़ी कामयाबी भी मिली थी और बहुत सारे ऐसे बाजार थे, ऐसी शॉप्स थी, दुकानें थी जिनको शिफ्ट किया गया था और किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हुई। क्लॉक टावर की अगर बात करें तो बॉटल नेक था कभी है और इस शहर से इस रास्ते से गुजरना बहुत मुश्किल होता था। तो बहुत सारे, क्योंकि देहरादून को स्मार्ट सिटी बनाया जा रहा है, स्मार्ट सिटी में तब्दील किया जा रहा है और रोड अगर चौड़े नहीं होंगे तो स्मार्ट सिटी का कोई लॉजिक नहीं रह जाता है। तो इसीलिए एक जो आड़ती बाजार है ये हालांकि बहुत पुराना है, जब आजाद भी नहीं हुआ था हमारा तो उससे भी पुराना है। 100 वर्ष का ये बताया जाता है कि 100 साल से ये आड़त बाजार है। उस वक्त शहर इतना बड़ा नहीं हुआ करता था और इतने लोग नहीं थे, लेकिन अब शहर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और क्योंकि रेलवे स्टेशन भी वहीं पड़ता है, उसी बाजार के आसपास पड़ता है, तो अब इस बाजार को शिफ्ट करने पर चर्चा है और एमडीडीए ने जो प्लान बनाया है, अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो 109 बीघा जमीन है हरिद्वार बाईपास पर और 4 लेन का ये मार्ग है। अगर वहां से शिफ्ट होकर के ये आड़ती इधर आ जाते हैं तो जाहिर सी बात है कि जो शहर का जाम है, सबसे ज्यादा जाम लगता है रेलवे स्टेशन की वजह से, आड़त बाजार की वजह से, सैकड़ों की संख्या में वहां पर दुकानें, अगर वो शिफ्ट हो जाती है तो ये जो आवागमन का रास्ता है बहुत बेहतर हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, किसी तरह का कोई जाम नहीं लगेगा। प्रिंस चौक की बात करें, रेलवे स्टेशन की बात करें, आड़त बाजार की बात करें, सहारनपुर चौक की बात करें, तो ये 4 ऐसे पॉइंट्स पड़ते हैं जहां से निकलना और गुजरना बहुत मुश्किल हो जाता है वाहनों को। कम से कम आधा घंटा 1 घंटा आप मान के चलिए कि अगर जाम लग रहा है तो इतना वक्त भी लग सकता है। लेकिन अब अगर ये बाजार शिफ्ट हो जाता है, हालांकि आड़ती तैयार है सभी जाने के लिए और इसके लिए एमडीडीए ने जो प्लान बनाया है, जो जमीन नोटिफाई की गई है, उसमें उनको जाना मेरे ख्याल से लगता है कि एक बड़ी जगह मिलेगा, बड़ा स्पेस मिलेगा। जो बड़े वाहन आते हैं वहां उनके सामान के लिए, माल को लाने के लिए बड़े ट्रक आते हैं तो वो शहर के बीच में दिक्कतें पैदा करते हैं, वहां इस तरह की दिक्कतें नहीं होंगी। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी को विस्तार से साझा करने के लिए। और अब खबर पंजाब से है। पंजाब में मेगा पीटीएम को लेकर सीएम भगवंत मान का मैसेज है। सीएम भगवंत मान ने अभिभावकों को न्योता दिया। भगवंत मान ने वॉइस मैसेज जारी कर दिया है। अभिभावकों से मीटिंग में जुड़ने की अपील की। सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 3:30 तक ये मीटिंग होनी है। भगवंत मान ने कहा कि वे मेगा पीटीएम में जरूर जाएं, जिससे वह बच्चों संबंधित जानकारी हासिल करने के साथ साथ शिक्षा में सुधार का सुझाव देना चाहते हैं, जो बेहद जरूरी है। पंजाब के 19,109 सरकारी प्राइमरी और अपर प्राइमरी स्कूलों में 16 दिसंबर को अभिभावक अध्यापक मिलनी कार्रवाई करने जा रही है और स्कूली शिक्षा मंत्री हरजोत बैंस ने बताया कि सुबह 10 बजे के बाद दोपहर 3:30 तक चलने वाले प्रोग्राम में अध्यापक, विद्यार्थी और उनके माता पिता, स्कूल मैनेजमेंट कमेटियां और अन्य व्यक्ति मिलकर बैठकर स्कूल शिक्षा के प्रबंधों को बेहतर बनाने के लिए विचार करेंगे। चलिए, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता हरसिमरत पॉल लाइव जुड़ चुकी हैं। हरसिमरत, पंजाब में मेगा पीटीएम का आयोजन होने जा रहा है, जिसको लेकर सीएम ने भगवंत मान ने ऑडियो मैसेज भी जारी कर दिया है। कितना खास ये मेगा पीटीएम रहने वाली है, आपसे जानना चाहेंगे। बिल्कुल दीपिका, आपको बता दें कि आज पंजाब के सरकारी स्कूलों में जो है मेगा पीटीएम का आयोजन किया जा रहा है। इसको लेकर के तैयारियां जो हैं वो प्रशासन की तरफ से भी और स्कूल विभाग की तरफ से भी पूरी की गई हैं। आपको बताएं कि इसके लिए सबसे पहले जो शिक्षा मंत्री है हरजोत बैंस, उन्होंने एक मैसेज जारी किया था और उसके बाद मुख्यमंत्री ने भी एक वॉइस मैसेज जो है वो पंजाब के पेरेंट्स को यानी कि अभिभावकों को भेजा है जिनके बच्चे स्कूलों में पढ़ते हैं। तो ये एक मेगा पीटीएम का हम कहें कि आगाज़ जो है वो आज करवाया जा रहा है। इसका आयोजन जो है सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 3:30
बजे तक रहेगा, जिसमें बताया जा रहा है कि 19,109 स्कूलों में तकरीबन 20 लाख माता पिता जो है वो पहुंचेंगे और जाकर अपने बच्चों का रिपोर्ट कार्ड देखेंगे, यानी कि बच्चों की रिपोर्ट लेंगे कि किस तरह से बच्चों ने अपना काम किया है, किस तरह से वो स्कूल में रहते हैं और स्कूल के बाद की क्या एक्टिविटीज़ रहती हैं, वो माता पिता जो हैं अध्यापकों को बताएंगे। साथ ही आपको ये बताएंगे घर से कोई भी बड़ा है, चाहे वो कोई रिश्तेदार है, चाहे दादी नाना मम्मी पापा कोई भी हैं, चाचा चाची, कोई भी जाकर के बच्चों का रिपोर्ट कार्ड देख सकता है। साथ ही साथ जिस तरह से देखा गया पिछले दिनों स्कूल ऑफ एमिनेंस की शुरुआत की गई, बहुत सारे स्कूलों को स्कूल ऑफ एमिनेंस में तब्दील किया गया, तो स्कूलों में क्या कुछ खास बच्चों को मिला है, क्या क्या सुविधाएं दी गई हैं, किस तरह से वर्दियां दी गई हैं, किताबें दी गई हैं, डिजिटल हो गए हैं क्लासरूम, और गार्ड जैसे कि पहले नहीं लगाए जाते थे स्कूलों में, सिक्योरिटी गार्ड भी लगाए गए हैं, कंप्यूटर लैब्स दी गई हैं। तो ये जो फैसिलिटीज़ बच्चों को दी गई हैं उसके बारे में भी जो जानकारी है वो माता पिता को दी जाएगी, वो देख सकेंगे कि आखिरकार उनके बच्चे जो हैं किस एनवायरनमेंट में पढ़ रहे हैं, और साथ ही साथ अगर कोई शिकायत है या कोई सुझाव है वो भी जो है वो स्कूल प्रबंधन को दिए जा सकेंगे। चलिए हरसिमरत, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी को विस्तार से साझा करने के लिए। तो चलिए फिलहाल के लिए हमारी खास पेशकश में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।